एक सुंदर से हरे भरे गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई में हमेशा टक्कर चलते रहता था। एक का नाम था कृष्णा, जो कि दयालु और नेक दिल का आदमी था, और उसकी पत्नी का नाम था कमला। और दूसरा भाई का नाम था रघु, और उसकी पत्नी का नाम था काजल, जो कि कंजूस और पूरा गांव से जलता ही रहता था, और अपने भाई से तो और खास करके। लेकिन कृष्णा बहुत ही अच्छा स्वभाव का आदमी था। कृष्णा और रघु दोनों ही किसान थे। कृष्णा खेती में मन लगाकर काम करता था, लेकिन रघु कंजूस के साथ साथ कामचोर भी था। गेहूं का सीजन था। कृष्णा का खेत गेहूं की बालियां से भरा हुआ था, और उधर रघु का खेत सूखा पड़ा था, जिसके कारण से रघु और रघु की पत्नी दोनों ही कृष्णा और कृष्णा के खेत को देखकर जल रहे थे। अरे काजल, ये क्या? उस कृष्णा का खेत तो एक बार देखो। उसके खेत में इतना ज्यादा फसल हो गया कि अगर उसे वो बेच देगा ना तो एकदम से अचानक से अमीर बन जाएगा। फिर उसकी एक जो बेटी है, जवान बेटी, वो अपने बेटे की शादी भी कर देगा। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है काजल। अब तुम ही कुछ बता सकती हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करके मैं उसकी फसल को बर्बाद करूं। पाजी, आपको समझ में भी कुछ कैसे आएगा? आपके अक्ल में जो भूसा पड़ा है, आप ये नहीं देख रहे क्या? हमारा खेत पूरा चिकना पड़ा है और उस कृष्णा का खेत में गेहूं की बालियों से भरा पड़ा है। आपकी ना सच में अक्ल में भूसा पड़ा है जी। आप ना दिमाग से काम कभी लेते ही नहीं हो। अपना खेत भी एक बार देख लो, उसके बाद उसके खेत के बारे में कुछ बोलना। कमला, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर हम लोग उसे बेचेंगे काट कर तो पिछले वर्ष से ज़्यादा पैसे हम लोगों को इस बार मिलेंगे। तो कल सुबह मुझे फसल की कटाई करने के लिए जाना है, क्योंकि कल सुबह काटेंगे और परसों उसको हम लोग बेच के आएंगे, और जो भी पैसा होगा उससे हम लोग अपनी बचत में पैसे को रख देंगे। इस साल का खर्चा तो आराम से आ ही जाएगा उतना में। अजी हाँ जी, मैं भी आज दोपहर में अपना फसल देखकर आई ही थी। हम लोगों की फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, और जो भी हम लोग की एक्स्ट्रा कमाई इस बार होगी उसको हम लोग बैंक में जाके जमा कर देंगे, क्योंकि हम लोगों की बेटी भी अब जवान हो गई है। उसका शादी का खर्चा उठाना भी मुश्किल है। जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगा हम लोग बैंक में जाके जमा कर देंगे। अरे मैं भी कहाँ चली जा रही हूँ, चलिए जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि सुबह आपको कटाई के लिए भी जाना है। कृष्णा सुबह जैसे ही उठता है तो वह क्या देखता है कि सुबह तो बहुत जोर जोर से बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कृष्णा को लगा कि कुछ देर में बारिश रुक जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बारिश लगातार 6 से 7 दिनों तक जारी रही, जिससे कृष्णा बहुत उदास हुआ। कृष्णा को डर लगा रहा कि कहीं उसकी फसल ना खराब हो जाए। जब बारिश खत्म हुई तो कृष्ण अपने खेत जाकर देखा है तो उसकी फसल बर्बाद होती है। कृष्ण मन ही मन सोचता है, जिसका डर था वही हुआ। कमला, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिसका डर था वही हो गया। लगातार 6-7 दिन बारिश होने के कारण पूरा फसल बर्बाद हो गया। फूटे कौड़े भी अब नहीं मुझे नहीं मिलेगा। जितना भी सपना देखे थे हम लोग, बैंक में पैसा जमा करेंगे, वहाँ जमा करेंगे, कुछ भी अब नहीं हो सकता। सारा मेहनत व्यर्थ में चला गया, पूरा फसल बर्बाद हो गया। अजी, अब ये सब बोलने से कोई भी फायदा नहीं होगा। जो होना था वो तो हो ही गया। हमारी माँ कहा करती थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अपने आप को संभालिए। अब ये सब बोलने से कुछ भी नहीं हो सकता था। जो होना था वो तो हो ही गया। फसल बर्बाद होनी थी वो तो हो ही गया। मुझे तो पहले से ही डर था। लगातार 6-7 दिन तक बारिश होने के कारण फसल बर्बाद होनी ही थी। चलिए छोड़िए, जो होना था वो तो हो ही गया। अब फिर से मेहनत करते हैं और धैर्य से काम लेकर आगे बढ़ते हैं। काजल, तुमने सुना? उस कृष्णा का फसल भी बर्बाद हो गया। लगातार 6-7 दिन तक बारिश हुई ना, उसके कारण से कृष्णा का फसल बर्बाद हो गया। अब मेरे दिल को ठंडक मिल रही है। अब हमारे कलेजे को ठंडक पड़ी है। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि उस कृष्णा का फसल बर्बाद हो गया। चलो, जो मैंने सोचा था वही हो ही गया। अजी वो तो हुआ, पर आप ये नहीं देख रहे क्या? जो हमारी फसल बर्बाद हो गई उसका क्या? सिर्फ उसका ही फसल बर्बाद हुआ, पूरे गांव वालों का फसल बर्बाद हो गया। जी आप ये क्यों नहीं सोच रहे? और गांव वालों के साथ साथ हमारी भी फसल बर्बाद हो गई। आपका अक्ल में ना सच में ही भूसा पड़ा है, आप कुछ समझ ही नहीं रहे हो। अरे काजल, रुको तो सही। उसके बाद मुझ पे गुस्सा करना। मैंने अपने खेत में मेहनत ही कहाँ किया था। जो मेरा खेत गेहूं की बालियों से भरा पड़ा था, जो तुम इतना टेंशन ले रही हो।
कृष्णा का खेत तो देखती, उसका खेत गेहूं की बालियों से भरा पड़ा था, उसे टेंशन लेना चाहिए था। मेरा खेत वैसे भी पूरा चिकना पड़ा था, हम लोग को टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अजी हाँ जी, ये तो बात मैंने सोचा ही नहीं। वैसे मेरा खेत में गेहूं की बालियों भरा ही कहाँ पड़ा था, पूरा सरपट था मेरा खेत। मुझे टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। कमला, ऐसे खाली बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना, तभी हमारा घर चल सकता है। एक भी पैसा नहीं बचा है कि घर चला सके, राशन भी ख़त्म हो गई है। अब कल खाना कैसे खाएंगे ये तक सोचना पड़ रहा है हमें। कुछ सोचो, क्योंकि कुछ सोचेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, पूरा पैसा ख़त्म हो चुका है। अजी पहले मेरे भी पिताजी ना गांव में कचौड़ी वाला ठेला लगाते थे और उनके लिए कचौड़ी मैं ही बनाती थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी और मेरे हाथ की कचौड़ी पूरे गांव वालों को पसंद थी। तो हो सकता है यहाँ पे भी पूरे गांव वालों को पसंद आ जाए। तो मैं सुबह से यही सोच रही थी, तो क्या मैं कल से कचौड़ी बनाऊं और आप गली गली जाके उस कचौड़ी को बेचना, बहुत अच्छे से बिकेगा, मुझे अंदाजा है। हाँ कमला, ये सही आइडिया है। कल से तुम सुबह सुबह उठ के कचौड़ी बनाने के बाद मैं उसे गांव में जाकर गली गली बेचूंगा। उससे जो भी पैसा होगा उससे हमारा घर चल जाएगा। देखते हैं कल क्या होता है, हमारा कचौड़ी बिकेगा या फिर नहीं बिकेगा। कृष्णा सुबह सुबह कचौड़ी लेकर कचौड़ी बेचने गांव की ओर निकल जाता है। कचौड़ी ले लो कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी, कचौड़ी खा लो भैया, कचौड़ी खा लो कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी, कचौड़ी खाओगे मस्त रहोगे, कचौड़ी ले लो। हाँ भैया बोलिए, आपको कितना कचौड़ी चाहिए? अरे ओ कचौड़ी वाले भैया, जरा हमको 10 पीस कचौड़ी दे दीजिएगा, तो बहुत जोर से भूख लगा है। अजी क्या हुआ, कचौड़ी बेचने गए थे ना, कचौड़ी बिकी या कि नहीं बिकी? अरे कमला, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारी ना सारी कचौड़ियाँ ही बिक गई। गांव वाले लोग बहुत ही चाव से खाए तुम्हारी बनाई हुई कचौड़ी। कल सुबह तुम फिर से बनाना, मैं उसे फिर से ले जाऊंगा बेचने। अजी मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मेरी बनाई हुई कचौड़ी पूरे गांव वालों को पसंद आएगी, और देखो आ ही गई। मैं पहले भी बनाती थी ना, आपको समझाती थी, ये दिमाग मेरा काम कर गया। कचौड़ी ले लो कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी, कचौड़ी खा लो भैया, कचौड़ी खा लो कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी, कचौड़ी खाओगे मस्त रहो। कृष्णा को अब कचौड़ी से अच्छी खासी कमाई हो रही थी, लेकिन उसके गांव में एक रघु, उसका भाई भी तो था। उससे तो यह सब देखा नहीं जा रहा था। उसने फिर से कोई साजिश रचने की कोशिश की। वह सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया कि वह कृष्णा की कचौड़ी को रोज चुरा लेगा। कृष्णा जैसे ही कचौड़ी बनाता था, रघु उस कचौड़ी को चुरा लेता। कृष्णा गांव के मुखिया के पास जाता है और मुखिया जी को सारी बात बताता है। मुखिया जी रघु के घर जाते हैं। क्यों रघु, मैंने सुना है कि तुम इस कृष्णा के कचौड़ी को डेली चुरा लेते हो, क्या ये अच्छी बात है? तुम खुद बताओ, ये अच्छी बात है? तुम क्यों चुरा लेते हो, बताओ मुझे। मुखिया जी, ये कृष्णा इतना कमा रहा था, इतना अमीर होते जा रहा था धीरे धीरे, कि इसकी धन की प्राप्ति को देखकर मेरे मन में अचानक से ईर्ष्या आ गई और मुझे पता नहीं क्या सूझ गया कि मैंने ये कदम उठा लिया। मुखिया जी आप मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुखिया जी आप मुझे माफ कर दीजिए। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत सीधा साधा और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसे हर काम में जल्दबाजी करने की आदत थी। वह सोचता था कि जितना जल्दी काम करेगा उतनी जल्दी सफलता हासिल करेगा। इसी वजह से वह हमेशा जल्दीबाजी में गलतियां कर देता था। एक दिन मोहन ने सुना कि उसके गांव के पास एक पहाड़ी पर एक जादुई संत रहते हैं जो लोगों को अमीर बना देते हैं। मोहन ने सोचा, अगर मैं संत से मिला और उनकी मदद ली तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। भाग्यवान, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने सुना है ना गांव में कि जो पहाड़ी के पीछे संत बाबा बैठते हैं और वो अमीर बनाने की प्रक्रिया करते हैं। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं भी संत बाबा के पास जाके कुछ करूं, जो हो सकता है मैं भी अमीर बन जाऊं। अजी हाँ जी, ये बात तो मैंने भी सुना है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। अगर ये सही बात है तो आप जाइए और कल सुबह ही जाइए, ठीक है? और जो भी होगा आप कीजिएगा। वैसे भी हम लोग को बहुत दिक्कत से भी घर परिवार चल रहा है, जो हो सकता है संत बाबा कुछ कर ही दे तो हम लोग का घर परिवार अच्छा हो जाए। तो मैं भी कहाँ चले जा रही हूँ, कल सुबह आपको पहाड़ी इलाके में जाना है, जल्दी रात को सो जाइए। अगले ही दिन
मोहन अपने घर से निकलकर उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा और मुश्किल था, लेकिन मोहन ने सोचा कि अगर वह तेजी से चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। उसने तेजी से चलना शुरू किया, बिना आराम किए, और जल्दी ही थक गया। फिर भी उसने अपनी चाल धीमी नहीं की, लेकिन जल्दबाजी के कारण वह एक बड़े पत्थर से टकरा गया और गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लग गई और अब वह चल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजरा, जिसने मोहन को गिरा हुआ देखा। उसने मोहन की मदद की और उसे बैठाया। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, हर काम जल्दीबाजी में करना सही नहीं होता है। जो काम धैर्य से किया जाता है वही काम सिर्फ सफल होती है। अगर तुम धैर्य से अपने मंजिल तक जाओगे तभी तुम अपने मंजिल की ओर पहुंच पाओगे, वरना बीच में ही अटक जाओगे। जैसे तुम खुद को ही देख लो अभी। क्या बेटा? बाबा, आप हो कौन? मैं आपको अभी तक पहचान नहीं पाया हूँ। बेटा, मैं वही संत हूँ जिससे तुम मिलने जा रहे थे, पर तुम्हें तो थी जल्दीबाजी। तुम्हें तो जल्दी में काम करना था, जल्दी पहुंचना था। लो, अब मैं तुम्हारे पास ही आ गया। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ समझाने आया हूँ कि तुम्हारे जीवन में धैर्य का कितना महत्व होता है, और वही बात तुम समझ नहीं रहे थे। मोहन को इस बात से बड़ी सीख मिली कि जल्दी सफलता पाने की चाहत में जल्दबाजी करना सही नहीं होता। उसे समझ आया कि मेहनत और धैर्य से ही असली सफलता मिलती है। उस दिन के बाद से मोहन ने जीवन में हर काम को धैर्यपूर्वक और समझदारी से करना शुरू किया। अजी, अब मैं ना बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब मुझे ना एक चीज़ से छुटकारा मिल गया है, और वो है आपकी जल्दीबाजी। उसके कारण से हमारा कितना काम बिगड़ जाता था वो तो मैं और आप ही जानते थे। और हो सके संत बाबा से मिलके हम लोग उतना अमीर तो नहीं हो गए हैं, पर बहुत अच्छा सीख दिए हैं संत बाबा ने आपको। बहुत खुश हूँ अब मैं। हाँ भाग्यवान, मैं भी अब बहुत खुश रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी उससे छुटकारा मिल गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं वो चीज़ को समझ ही नहीं रहा था। मुझे खुद में अपना खराब गुण दिख ही नहीं रहा था। संत बाबा ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया। भले ही मैं अमीर ना बना हूँ, पर दिल से बहुत अमीर बन गया हूँ। मैं बहुत खुश रहता हूँ। संत बाबा ने तो हमारी ज़िंदगी ही बदल दी है पूरी। जी, खुश रहोगे भी क्यों ना। अरे संत बाबा ने आपकी जल्दीबाजी जो छुड़वा दी है। सबसे बड़ा दुख तो यही था, जल्दीबाजी, और वो भी खत्म हो गया, तो मानो सब दुख खत्म हो गया। एक बार की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था सुकूनपुर। गांव के लोग सीधे साधे, मेहनती और आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। गांव के बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसे गांव वाले ज्ञान का पेड़ कहते थे। इस पेड़ के नीचे बैठकर लोग अपनी समस्याओं का हल निकालते और गांव की हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा करते थे। गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने में लगा रहता था। वह गांव का सबसे समझदार और जिम्मेदार लड़का था। एक दिन गांव में अचानक से बड़ी समस्या आई और गांव के पास बहने वाली नदी का पानी सूखने लगा, जिससे खेती में पानी की कमी हो गई और गांव की फसलें खराब होने लगी। गांव के लोग बहुत चिंतित हो गए। बिना पानी के सूखा पड़ने का खतरा था। सभी लोग ज्ञान के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और एक एक करके सब लोग उपाय खोजने लगे, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी मोहन ने एक सुझाव दिया। देखिए मुखिया जी, हम सबको मिलकर एक तालाब बनाना होगा। अब ऐसे बैठे में कोई भी काम नहीं चलेगा। अगर हम सब एक तालाब बनाएंगे ना, तो उस तालाब में बारिश का पानी जमा रहेगा, और ये नदी जो है, नदी का पानी बह जाता है और हमारा काम भी नहीं आ सकता। जिस टाइम पे काम होता है उस टाइम पे तो हमारा काम हो नहीं पाता है, और तालाब का पानी जमा रहेगा। इसके कारण से हमारे खेतों को ही आराम से पानी मिल सकेगा, और बारिश हो या ना हो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा। देखो मोहन, तुम इस गांव के सबसे होनहार लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है ये हम लोगों के लिए नया काम है और बहुत ही भारी काम है, पर मैं तुम पे विश्वास करके ये काम तुमको सौंप रहा हूँ, और ये काम जितना जल्दी हो सके तुम करवाओ, क्योंकि किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, फसलें खराब हो रही है। नहीं मुखिया जी, अगर हम यही काम हम लोग मिलकर करेंगे तो ये काम कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, और यह सिर्फ तालाब नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए
बहुत ही फायदेमंद होगा। आप मेरी बात मानिए, सब गांव वाले पूरा मिलकर इकट्ठे होकर ये काम को हम लोग जारी करेंगे, उसके बाद बहुत सफलता मिलेगी। सभी गांव वाले मोहन के साथ तालाब बनाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने दिन रात मेहनत की और कुछ ही हफ्तों में एक बड़ा तालाब बनाकर तैयार कर दिया। तालाब बनने के बाद बारिश का पानी तालाब में भर गया और धीरे धीरे खेतों में पानी मिलना शुरू हो गया। गांव की फसलें फिर से हरी भरी हो गई और गांव वालों की मेहनत भी रंग लाई। इस तालाब के बनने के बाद गांव में कभी पानी की कमी हुई ही नहीं। मोहन की सूझबूझ और गांव वालों की एकता ने उन्हें एक बड़ी समस्या से बचा लिया। अब ज्ञान का पेड़ और भी महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि जब भी कोई बड़ी समस्या आएगी वे सब मिलकर उनका हल जरूर निकाल लेंगे। मोहन, आज तुम्हारी हिम्मत ने पूरे गांव वालों को एक तालाब बनाकर दे दी है। अगर तुम उस दिन इतना मेहनत नहीं करते, इतने हिम्मत से नहीं बोलते, तो शायद मैं तुम्हें मना ही कर देता। पर तुमने ऐसे बोला कि मुझे मना करने में बना ही नहीं, और मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी। धन्य है जो तुम जैसा मोहन मिला। नहीं मुखिया जी, इसका हकदार सिर्फ मैं नहीं, इसका हकदार पूरा गांव वाला है। पूरे गांव वालों को आप ऐसा बोलिए, क्योंकि अगर आज पूरे गांव वाला मेरा साथ नहीं देता तो शायद आज ये तालाब नहीं बन पाता। पूरे गांव वालों ने मेरा साथ दिया, तब जाकर ये तालाब बन गया है, क्योंकि मुझसे अकेले ये बन नहीं पाता। और इसका हकदार पूरा गांव वाला है। और ये सिर्फ तालाब नहीं बना है, हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ बन गया है। तो मोहन, बातचीत आज बहुत हो गई। अभी मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं सुकूनपुर गांव का मुखिया इस तालाब का जिसको भी पानी की जरूरत हो वो बेझिझक इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगा। जिसको भी जितना जरूरत है उतना पानी इससे इस्तेमाल कर सकता है। आज मैं ये ऐलान कर रहा हूँ। उस दिन के बाद से उस गांव में जिसको भी जितना भी पानी की ज़रूरत होती वो उस तालाब से पानी को इस्तेमाल करता और अपने खेत में डालता। उस दिन के बाद से वह सुकून से ज़िंदगी जीने लगा था। पहले की तरह सुकूनपुर फिर से सुकूनपुर बन गया था। सब लोग खुश हो गए थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जब हम एकजुट होकर मेहनत करते हैं और सोच समझकर काम करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या का भी हल निकल सकता है।